लेक्चर शुरू करते हैं हम। डिस्कशन हम वहाँ पर जहाँ से हमने डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं। कोई ये इक्वेशन होती है, फिर वो यानी कि इक्वेशन है कि भी इनपुट और आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। आपके पास डायनामिकली कैसे वेरी कर इक्वेशन को आगे लेके चलें तो इसमें अगर हम कहते हैं स्टेप स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पास एक डिग्री साइड के ऊपर क्योंकि स्टेप चेंज आता टू टाइम चेंज नहीं हो, इस तरह का फंक्शन होता है। यदि कि यह तो कांस्टेंट रहती है, आपके पास कोई चेंज, आपके पास इक्वेशन हमने उसके केसेस देखे। पहला केस ये था कि अगर दूसरे को एब्सोल्युटली टाइम डिले ना कि पास वो टाइम डिले नहीं है, जैसे के बाद आप वैल्यू आ गई। और ये इंटरनेट का कनेक्शन जो है आ रहा है।
Let's start the lecture again. Class की quality. ठीक है, I hope visible screen sharing is on. ये हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली आपका लेक्चर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर के बारे में कि स्टेप इनपुट है और उसके टाइम डिले नहीं होता। तुम्हारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ऑर्डर सिस्टम में फॉलो टाइम डिले जो है उसके अंदर एक क्वेश्चन दी है के अंदर ये बेसिकली सारी इनपुट्स भी इंस्ट्रूमेंट के यूज हो सकते हैं। के अंदर इनपुट की टाइम के लिहाज से स्टेप इनपुट करते हैं। ये जो है राइट साइड के ऊपर टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल से जाहिर है टाइम ठीक है। और हमने देखा अगर आपके पास एक टाइम डिले हो के अंदर क्या किया होगा ये नोट सारी राइट करेंगे ऑपरेटर है की फॉर्म इस तरह बेसिकली टाइम डिले है। टाइम डिले सर आपकी आवाज़ ही सही आ रही प्लीज। अब पास से ज़्यादा सॉरी अभी बेहतर नहीं हो सकती प्रॉब्ली इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से हो सकता है। सर डिले आ रहा है, आप बोल रहे हैं ना तो दो लफ्ज आ रहे हैं फिर बीच में डिले आ रहा है फिर दो लफ्ज आ रहे हैं। सर ऐसा ही है सर, वो आवाज़ सारी कट जाती है बीच में, हमें बस वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बीच में पता चलते हैं क्या बात हो रही है। इस टाइम डिले के ऊपर आपको आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि आई ट्राई टू स्पीक एज स्लोली एज पॉसिबल। शुरू में तो यहाँ पे अभी मैंने अपनी पोजीशन चेंज किया तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे बेहतर है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है उसके अंदर आपके पास एक टाइम डिले होगा। आउटपुट इनपुट को मैच करेगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम और ये टाइम डिले उसके अंदर आएगा। तो ये एग्जांपल था, आप एग्जांपल को से सॉल्व करें और देखें कि जब टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है उसका इफेक्ट कितना रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका जो दूसरा पार्ट था वो कंपोज कर रहा था इस लेक्चर के ऊपर। इस लेक्चर को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये एक इक्वेशन देखी थी। ये सर जो स्लाइड्स भी इक्वेशन शेयर नहीं हो रही।
शेयर नहीं। जी अगर स्लाइड शेयर विजिबल पहले नहीं था तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पिछला पार्ट मैंने डिस्क्राइब किया वो ये था कि ये जो डायनामिक कवर कर चुके हैं, सिर्फ स्टेप इनपुट को हमने देखा था कि स्टेप इनपुट एक टाइम टी के बाद जाके कांस्टेंट हो जाती है और वो उसके बाद चेंज नहीं करती। जो कोई भी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, वो डिफाइन होते हैं इस इक्वेशन से। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। इसमें ऐसा है कि आपके पास इनपुट भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आउटपुट भी, और दो ऐसी चीज़ें हैं इनपुट और आउटपुट के अंदर जिनके साथ टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लगा हुआ और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता इनका ये वाला पार्ट। तो इसमें हमने पहला केस ये देखा था, अगर हम एक स्टेप इनपुट अप्लाई करें। स्टेप इनपुट वो इनपुट है जो एक ख़ास टाइम के बाद या टाइम t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है और वो चेंज नहीं होती। तो उसके अंदर हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि उसके अंदर टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स ख़त्म हो गए हैं और आपके पास इनपुट इज़ नो लॉन्गर टाइम डिपेंडेंट और ये आउटपुट इस तरह चेंज हो रही है। जब ये सिचुएशन है, फिर इसके हमने फर्दर केसेस देखे कि स्टेप इनपुट के साथ अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आउटपुट भी टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो और आउटपुट बिल्कुल इनपुट को फॉलो कर रहा हो। जब आउटपुट इनपुट को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब है कि आपके पास उसके अंदर भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जितनी ये टर्म्स हैं ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी और आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। तो इस बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को जो कि ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा हो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसके अंदर जो सारे डेरिवेटिव्स थे वो सारे ज़ीरो हो चुके हैं और वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर या कोई लाइट स्विच है, वो आपके पास एक ज़ीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। फर्दर हमने देखा कि अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आए और बाकी सारे डेरिवेटिव्स और हायर पावर उसकी ज़ीरो हो जाए, ये सारे ज़ीरो हो जाएं और आपके पास सिर्फ एक्सक्यूज मी, आपके पास ये वाली चीज़ें बचे हैं। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। तो इसका मतलब है जब इनपुट सिस्टम को अप्लाई होगी तो कुछ देर बाद आउटपुट जाके मीट करेगी इनपुट को जो आपने अप्लाई की है। तो उसको इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप उसको ऑपरेटर के साथ, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी के साथ, ऐसे लिख के फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। क्यू नॉट आउटपुट है, ये आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, ये उसका टाइम कांस्टेंट है और इस तरह आप उसको लिख सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपने इनपुट अप्लाई की, ये स्टेप इनपुट अप्लाई हो गई है पर आउटपुट में एक टाइम डिले आ रहा है, तो बेसिकली ये एक फर्स्ट ऑर्डर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास ऐसे बनता है। इसका ये एग्जांपल था, आप एग्जांपल खुद से सॉल्व करें।
हम क्लास में इसको कर चुके हैं एक दफ़ा। और इसमें जो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे आता है, ख़ासतौर पे एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। तो इसको आप खुद सॉल्व करें और देखें इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बाद हमने बात की थी सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स की। सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक जेनेरिक इक्वेशन अगर बनाई जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कि टाइम डिपेंडेंट हो तो वो किस तरह की बनेगी। तो ये एक जेनेरिक इक्वेशन है। अगर आपके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आरसी सर्किट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपेसिटिव बेस है, उसकी सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो वो अपनी आरसी सर्किट वाली इक्वेशन फॉलो करेगा। अगर आरएल सर्किट है तो वो आरएल वाली फॉलो करेगा, आरएलसी सर्किट है तो वो फॉलो करेगा। बेसिकली ये एक जेनेरिक इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब कर रही है। ये फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपके पास बता रहा है कि आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट की कितनी देर बाद चेंज होगी और एग्जैक्ट आउटपुट किस टाइम के ऊपर अचीव होगी। तो उसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, जिसके अंदर ये वाला एग्जांपल था जिसके अंदर टेम्परेचर आपने 300 फ़ारेनहाइट रीड करना है और अभी आपके पास 75 है। तो इसमें आफ्टर 6 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स के बाद क्या होता है उसका टाइम कांस्टेंट आपको यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट आपके पास है और उसके बाद आप इसको इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व की, इसको यूज़ किया। आपने सिर्फ वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, सब वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू आती है 217.2, जबकि आपकी वैल्यू 300 होनी चाहिए। उसमें एक एरर निकालना था, सॉरी परसेंटेज ऑफ वैल्यू अचीव निकालनी थी। वो परसेंटेज ऐसे निकालेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 300 है, इनिशियल 75 थी और अभी आप की वैल्यू इतनी रीच हुई है और आपने एग्जैक्ट वैल्यू तक आप नहीं पहुँचे हैं, तो आपके पास यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी कितने परसेंटेज वैल्यू अचीव हुई है। इसी तरह 12 सेकंड्स डालें, सारा कुछ रिपीट करें, उसके बाद 30 सेकंड्स डालें जो कि तकरीबन बल्कि 5 टॉ के इक्वल बनता है। तो उस वक्त आपको पता लगेगा तकरीबन 99.3% वैल्यू है। तो अगर कोई भी आपको बीच में टाइम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 10 सेकंड्स है, आंसर आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सारा कुछ स्लाइड्स में सॉल्व्ड है और ये स्लाइड्स अपलोडेड भी हैं, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। अब उसी वापस इक्वेशन के ऊपर बात करें कि हमने जो जेनेरिक इक्वेशन थी वो हम फिर से लिख लेते हैं एक दफ़ा कि आपके पास आउटपुट और इनपुट इस तरह कोरिलेट हो रही हैं। तो इसमें जब स्टेप इनपुट अप्लाई होगी तो आपके पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। इनपुट स्टेप है और ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमने दो पार्ट पहले देखनी है। वो पार्ट ये थे कि आपके पास दो पार्ट के पहले अगर ज़ीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो क्या होगा, और इसी तरह अगर सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपके पास कोई हो तो इक्वेशन बनेगी जिसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसके बाद सारी टर्म्स हायर ऑर्डर 0 हो जाएंगी और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी स्टेप इनपुट के लिए, जो जितना अभी हमने काम किया सारा कुछ डिस्क्राइब हुआ है वो सब कुछ स्टेप इनपुट के लिए है और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंशियल ऑपरेटर से इसको रिप्लेस कर लें, सारी साइड्स को A0 से डिवाइड कर दें,
उसके बाद क्यू नॉट को कॉमन, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी और ओमेगा को आप अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें। और ये आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, आपने बी नॉट ओवर ए नॉट से रिप्लेस कर दिया उसको। अगर मैनिपुलेट करें थोड़ा सा, दोनों साइड्स को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो इक्वेशन बनती है, बेसिकली इसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से मैं इसमें सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करके दिखाया हुआ है और आपको इसकी डेरिवेशन कंट्रोल्स में भी आपने की होगी। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो इन दी एंड इस तरह की बन जाती है। हम इसको डैम्पिंग रेशो से रिप्लेस कर सकते हैं A1 ओवर रूट ऑफ A0 A2 को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी अब आपके पास जिस तरह की बन जाएगी आपके पास के यहाँ पे डैम्पिंग रेशो आपके पास आ जाएगा और उससे आपके पास डैम्पिंग रेशो, तो डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डैम्पिंग रेशो इंटू नेचुरल फ्रिक्वेंसी दैट इज अनडैम्प्ड, डी याद रखें ऑपरेटर है, प्लस नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर और डी ऑपरेटर किस पे लग रहा है, क्यू नॉट के ऊपर। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू नॉट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा और के ओमेगा स्क्वायर क्यू आई। तो आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो है एक अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक है डैम्पिंग रेशो, यानी कि आपके पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही है जो अनडैम्प्ड है, और दूसरी चीज़ है आपके पास बेसिकली डैम्पिंग रेशो। तो ये चीज़ अनडैम्प्ड है और ये इसको डैम्प कर रही है। ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस एनालिटिकली स्टेप बाय स्टेप, लैप्लास लेके आप कर सकते हैं, तो इसके बाद सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है। ये थोड़ा सा रिवीजन है पिछली जो हमने चीज़ें कवर की थी लेक्चर में उसी का, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों और इसके अंदर कोई भी और इशू ना हो। तो ए वो ग्राफ है जो दिखा रहा है कि आपके पास डैम्पिंग जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह डैम्पिंग इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है। और जो आपने इनपुट अप्लाई की थी, इनपुट याद रखें ये है जो आपने स्टेप इनपुट अप्लाई की है, यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये स्टेप इनपुट अप्लाई यहाँ पे हुई हुई है। बेसिकली आउटपुट ने फॉलो करना है और स्टेप इनपुट की जो वैल्यू है ये वाली, इसको अटेन करना है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ऐसा ग्राफ बन रहा था और टाइम डिले के बाद यहाँ पे हो रहा था। जीरो ऑर्डर सिस्टम में क्या हो रहा था, कोई टाइम डिले नहीं था, यहाँ से डायरेक्टली ग्राफ आया, उसने इसको फॉलो कर लिया। अब जो आपके पास सिस्टम है जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास ऑसिलेशंस हो रही हैं। ऑसिलेशंस अगर अनकंट्रोल्ड हैं, कोई डैम्पिंग नहीं है, तो आपके पास ऑसिलेशंस होती रहेंगी थ्योरेटिकली, और कभी भी जो ये वैल्यू है जो आपने इनपुट पे दी है, आउटपुट कभी भी उसको अटेन नहीं करेगी और वो इसके ऊपर और इसके नीचे ऑसिलेट करती रहेगी और इस वैल्यू को अटेन नहीं कर पाएगी। अगर आप डैम्पिंग थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, 0.2 लेके आते हैं सॉरी 0.2 लेके आते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता डैम्प होता रहेगा। ग्राफ शो कर रहा है कि डैम्पिंग हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इनपुट वैल्यू है उसको अचीव कर लेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। तो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो अचीव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम है टी बी कह लें इसे, तो इस टी बी के ऊपर उसने अपनी जो इनपुट वैल्यू थी उसको यहाँ पे अचीव कर लिया। अगर आपके पास डैम्पिंग रेशो 0.707 है जो कि सी ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, ये ग्राफ इसी तरह थोड़ा सा ओवरशूट करेगा, अंडरशूट करेगा और अपनी वैल्यू को यहाँ पे
अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे अचीवमेंट आ रही है अटेनमेंट वो क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे किसी भी टाइम के ऊपर वो अपनी वैल्यू को अचीव कर रहा है। इसी तरह डैम्पिंग रेशो आपने इंक्रीज करके 1 कर दी है, तो ये ग्राफ डी है, ये यहाँ पे अपनी इनपुट वैल्यू को अचीव कर चुका है। ई कर दिया, इसमें आपने डैम्पिंग रेशो 1.5 कर दिया, बहुत ज़्यादा डैम्प्ड है, तो ये भी अपनी इनपुट की अप्लाई की वैल्यू को अचीव कर पाएगा, और जो ओवरशूट है वो कम से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास कोई अनडैम्प्ड चीज़ है जो कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, तो वो ऑसिलेट करता रहेगा अनकंट्रोल्ड जब तक आप उसको डैम्प नहीं करेंगे या कंस्ट्रेंट यहाँ से नहीं करेंगे। आप यहाँ पे डैम्पर लगा देते हैं या कोई और स्प्रिंग लगा देते हैं जो उसकी ऑसिलेशन को कंट्रोल करे, तो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी जल्दी अपनी डैम्पिंग को अचीव करना है। और आपके पास अगर 0.707 डैम्पिंग रेशो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। नॉर्मली जो सिस्टम्स हैं 0.6 टू 0.8 के दरमियान में उनकी डैम्पिंग रेशो रखी जाती है। ये सारे केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ग्राफ के थ्रू, और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके पास क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है उसके अंदर आपके पास जो डैम्पिंग रेशो है वो 0.707 होती है, और नॉर्मली सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है 0.6 टू 0.8 डैम्पिंग रेशो रखी जाती है, ताकि बहुत ज़्यादा ओवरशूट ना हो और सिस्टम जो है वो बेसिकली एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी इनपुट की वैल्यू। तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं होता सारे केसेस के अंदर, तो इसकी जो चॉइस है वो वेरी करती है। क्या पता किसी सिस्टम में 1 हो जाए, क्या पता किसी सिस्टम में 0.7 से भी कम हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास फिजिकल, फाइनेंशियल और मटेरियल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो ये उसके ऊपर वेरी करता है। तो यहाँ तक तो बात थी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के। तो यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। हमने इसके कोई इंटेंसिव न्यूमेरिकल नहीं किए, क्योंकि उसमें आपको बेसिकली स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे, और वो आप कंट्रोल्स में कर चुके हैं। उसके लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, लैप्लास टेबल यूज़ करने पड़ेंगे, इन्वर्स लैप्लास लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जिनके अंदर स्प्रिंग मैस लगा होता है सिर्फ वो इस तरह के होते हैं, बाकी सेकेंड ऑर्डर नॉर्मली नहीं होते। तो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, बुक के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, आप सॉल्व करें। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हम इसकी इक्वेशंस में नहीं जाएंगे आगे, पर आपको इसकी इक्वेशन का पता होना चाहिए, डैम्पिंग का पता होना चाहिए, और ये इक्वेशन किस तरह काम करती है आपको इसका पता होना चाहिए। पर इसके न्यूमेरिकल हम उसके अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि वो पहले से आप कर चुके हैं कंट्रोल्स में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इधर नॉर्मली जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें थर्मोकपल्स हैं, स्ट्रेन गेजेस हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, और आपके पास कोई RTDs हैं, थर्मिस्टर्स हैं, तो वो सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली नहीं होते। वो या तो ज़ीरो ऑर्डर हैं या फर्स्ट ऑर्डर हैं। सेकंड ऑर्डर के अंदर आपके पास एक्सेलरोमीटर, कोई आपके पास जायरो स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म हो, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो वो सेकंड ऑर्डर में आ सकती हैं, पर वो बेसिकली आप इनको इस तरह मॉडल कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो अगला हिस्सा था सर हमारा, जी सर ESS के लिए इसके न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करने की जरूरत है सेकंड ऑर्डर? ये आपको इसके न्यूमेरिकल क्योंकि हमने क्लास में कवर नहीं किए, पर आपको इसकी इक्वेशन जो है उसका पता होना चाहिए। इक्वेशन की टर्म्स के अंदर कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ओमेगा क्या है, तो यू शुड नो कि ओमेगा क्या है। डैम्पिंग रेशो कौन सी है इसमें से, और इसकी डेरिवेशंस, जैसे मैंने डेरिवेशंस बाकी किसी चीज़ की नहीं दी, तो डेरिवेशंस तो नहीं है इंक्लूडेड, पर टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोई सिस्टम अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड है, उसका क्या मतलब है फिजिकली डैम्पिंग का क्या मतलब होता है। आपने किसी चीज़ को फिजिकली कंस्ट्रेन करना है अगर, तो उससे क्या होगा। बेसिकली आपने एक एनर्जी दी है सिस्टम को, आउटपुट इनपुट पे एनर्जी आई थी, आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरी है, एक अनवांटेड इनपुट है जो कि गाड़ी के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, वो आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे थे। अब गाड़ी को उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, डैम्पिंग करनी है। कोई खड्डा आ गया है, एक अनवांटेड अनडिजायर्ड इनपुट गाड़ी की
मिल चुकी है। अब उसने अपनी आउटपुट को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है ताकि पैसेंजर कंफर्ट उसी तरह रहे, गाड़ी में अनकंट्रोल्ड वाइब्रेशंस ना आए और कोई भी गाड़ी का पार्ट डैमेज ना हो। तो क्या होगा, जैसे ही वो खड्डे में लगेगी या स्पीड ब्रेकर से गुजरेगी उसके अंदर डैम्पिंग होनी चाहिए। डैम्पिंग क्या चीज़ है, बेसिकली वो जो अनकंट्रोल्ड इनपुट उसको आई है और फोर्स और एनर्जी है, उसने उसको कंट्रोल भी करना है और डेसिपेट भी करना है और अपने आप को स्टेबलाइज करना है ताकि वो एक यूनिफॉर्म मीन पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए। तो बेसिकली अगर मैं स्प्रिंग को जितनी जल्दी रोकना चाह रहा हूँ, मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, उसका ये मतलब है कि क्या करना है आपने, स्प्रिंग को साथ अगर किसी ने मशवरा दिया कि 2 और स्प्रिंग्स लगा दें, तो 2 और स्प्रिंग्स लगाने से यस डैम्पिंग होगी। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली जो इसकी एनर्जी आ रही है रिटर्न के ऊपर, वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो उनको इतनी शॉक या एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह की बेसिकली नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डैम्पिंग और सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। पर इसके न्यूमेरिकल्स क्योंकि हमने क्लास में नहीं किए तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, पर इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो ग्राफ और जो हमने डिस्कस की हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि आपके पास जी, हमने ये वाला लेक्चर आपकी क्लास में शुरू किया था। बेसिकली ये वो पार्ट है जो हम क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने आर यू और आर वी की स्लाइड सॉरी आर यू और ये हमने देखा था कि आपके पास ये बेसिकली दिस इज आर यू। तो इसके अंदर एरर कैसे प्रोपोगेट करता है, आपके पास कोई भी पोटेंशियो सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपके पास 2 फिक्स रजिस्टर होते हैं, आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और आपके पास एक अननोन रजिस्टर जो जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है आपके पास वो है। तो अगर आपके पास ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, हर एक की अपनी टॉलरेंस है, तो हर एक की टॉलरेंस जब वेरी करेगी तो आपके पास आउटपुट के ऊपर जो आर यू है उसकी टॉलरेंस में कितना चेंज आएगा। तो मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ, इसमें ज़रा सर्किट बनाएं अपने पास कि आपके पास R1 R2 RV और RU कहाँ पे होना चाहिए। फिर हम यहाँ से इसको मैं आपको 2 मिनट के बाद पूछता हूँ कि आपने R1 R2 RV और RU कहाँ पे रखे हैं। आई होप सब लोगों ने अपना सर्किट बना लिया होगा। तो इसमें आपके पास जो टॉप के ऊपर
दो रजिस्टर होंगे, वो R1 और R2 होंगे, और नीचे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर रजिस्टर है वो RB है और राइट साइड के ऊपर RU है। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता लगा जो आपके पास एरर आ रहा है RU के अंदर वो तकरीबन 0.8% का आ रहा है, जबकि आपके पास मिनिमम एरर बाकी जगह जो थे वो 0.1% का था और 0.2% का और 0.4% का। तो एरर प्रोपोगेट किया और आपके पास आउटपुट में जिस रजिस्टर को आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर एरर इतना एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको basically cumulative effect of errors in individual bridge circuits components is clearly seen. Maximum error in any one component is plus minus 0.2%. Possible error in the measured value of RU is plus minus 0.4%. Such magnitude of error is often not acceptable. ये क्या होगा, जो आपका ब्रिज बना होगा उसको अनबैलेंस कर देगा और आपके पास जीरो कंडीशन के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल आपने RTD लगाया हुआ था, टेम्परेचर अभी आपका इंक्रीज नहीं किया पर आपके पास पहले से एक अनबैलेंस वोल्टेज आना शुरू हो गई है। इसी तरह आपने कोई स्ट्रेन गेज लगाया हुआ था और आपने स्ट्रेन गेज एक जगह लगाया, सिर्फ आपके पास एक वर्किंग स्ट्रेन गेज था, बाकी आपके पास 3 फिक्स रजिस्टर थे, हर रजिस्टर की अपनी टॉलरेंस थी। तो हर टॉलरेंस की वजह से क्या हुआ कि अगर आपने स्ट्रेन गेज लगाया हुआ था 120 ओम्स का, तो किसी रजिस्टर की वैल्यू होगी 119, किसी की होगी 121, किसी की होगी 118। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जीरो लोड के ऊपर भी एक अनबैलेंस आउटपुट आना लग जाएगी और आपके पास जीरो वोल्टेज नहीं शो हो रही होगी। तो उसको हम फेज वाइज बेसिकली डील करते हैं कि आपने उसको कैसे निकालना है। तो ऊपर वाला हिस्सा होता है सर्किट का जिसके अंदर R1 और R2 है, इसके अंदर हम बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं पोटेंशियोमीटर, उससे हम उस एरर को ओवरकम करते हैं। स्पेशल मेजर्स आर टेकन टू ओवरकम द इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स बाय component value tolerances. One such practical measure is the introduction of apex balancing. Sorry. Apex balancing में क्या होता है कि आप ये काम करते हैं, आपके पास ट्रेडिशनली जो सर्किट बना हुआ था उसके अंदर आपके पास R2 और R3 थे और आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर था RB और आपके पास ये यहाँ पे कोई RTD था या आपके पास स्ट्रेन गेज था। तो ये आपके पास सर्किट था, ये आउटपुट बेसिकली यहाँ पे शो कर दी गई है, वरना हम ट्रेडिशनली इसको यहाँ पे शो करते रहे हैं V आउट। तो ये V आउट यहाँ पे है, बेशक आप यहाँ से ले लें या इधर शो कर दें तो एक ही बात है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप एक और रजिस्टर यूज़ करें। तो वो रजिस्टर जो होगा उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो एक वेरिएबल रजिस्टर है। टोटल वैल्यू जारी बात है फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैंने पोटेंशियोमीटर ले लिया है 500 ओम का, तो 500 ओम का पोटेंशियोमीटर ले लिया, आपके पास R2 और R3 फिक्स थे, RB एक वेरिएबल रजिस्टर था। तो इस हिस्से को बैलेंस करने के लिए शुरू में आपने क्या करना है कि ये दो स्टेजेस में सॉल्व होगा। आप RB की एग्जैक्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दें एक और फिक्स रजिस्टर को जिसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू DMM के थ्रू पता हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा मास्टर रजिस्टर है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 500 है। आप 500 से RB और RU को रिप्लेस कर दें और आपके पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक पोटेंशियोमीटर इंट्रोड्यूस करना है, R2 और R3 की वैल्यू जो टॉलरेंस की वजह से हिल गई हैं आपने उनको बैलेंस कराना है ताकि इसके अंदर कोई भी फ़र्क ना रहे और आपके पास ये सब चीज़ें बैलेंस हो। ट्रेडिशनली आपने देखा है कि RU ओवर R3 शुड बी इक्वल टू RB ओवर R2। तो हम जहाँ से बात शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि आपने रजिस्टेंस चूज़ किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल अगर RU मेरे पास 500 ओम्स का है, तो मैंने जैसे आपको क्लास में ही बताया था कि आप सबसे आसान काम यह है कि बजाय के रेशोज़ में जाएं और कहें कि मैं ये 1000 रखूँगा, इसको 500 रखूँगा, आप सारे रजिस्टर्स जो हैं वो RB से लेके R3 R2 सारों को इक्वल रख के R2
इक्वल टू R3 इक्वल टू RB रख के आप सारों को 500 की वैल्यू दे दें, ठीक है। तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ब्रिज भी हमेशा बैलेंस रहेगा और रेशियोज हमेशा बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने काम किया। फॉर एग्जांपल 500 है, हम सारों को 500 रख देंगे। आपके पास यहाँ पे अब कोई स्ट्रेन गेज लगा हुआ जिसकी वैल्यू 120 है, तो आप सारी रेजिस्टेंसेस जो बाकी हैं उनको भी 120 का कर दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर ये 500 है तो मैंने अभी RU और RB को 500 ओम्स के रजिस्टर से रिप्लेस किया और मैंने यहाँ भी दो रजिस्टर्स लगाए थे जिनकी वैल्यू 500 थी, पर टॉलरेंस की वजह से उनकी वैल्यू वेरी कर रही थी, प्लस माइनस फॉर एग्जांपल 1 या 0.1 या 0.2%। तो अब मैंने उसको ठीक करना है। तो मैंने क्या काम करना है कि मैंने कहना है R6 प्लस R3 शुड बी इक्वल टू R7 प्लस R2, और जो रेशियोज हैं वो तो वैसे भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और R5 क्या चीज़ है, R5 इज इक्वल टू R6 प्लस R7। R5 एक पोटेंशियोमीटर है जो कि डिवाइड होगा दो हिस्सों में। एक रेजिस्टेंस इधर जाएगी इसकी तरफ R3 की तरफ जो कि इसमें ऐड होगी, और एक रेजिस्टेंस जाएगी R2 की तरफ जो इसमें ऐड होगी। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी R5 इज इक्वल टू R6 प्लस R7, और दूसरी हो जाएगी कि R6 प्लस R3 शुड बी इक्वल टू R7 प्लस R2। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि R2 शुड बी इक्वल टू R3। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। प्लेस एन एडिशनल वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, प्लेस एन एडिशनल वेरिएबल रजिस्टर R5 at the junction C between the resistors R2 and R3. Apply excitation voltage VI to the wiper of R5, ठीक है। तो ये R5 जो है एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा और दूसरा जो A के ऊपर था वो वैसे ही है, और एक यहाँ पे जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा जो कि वेरिएबल रजिस्टर पोटेंशियोमीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। During calibration, RU and RB are replaced by two equal resistances whose values are accurately known, ठीक है। हमारे पास कोई मास्टर रजिस्टर्स थे दो, उनकी वैल्यू एक्यूरेटली नोन थी, तो हमने उनको यहाँ पे यूज़ किया है। और R5 is varied until the output voltage V dot is 0। तो आपने R5 जो वेरिएबल रजिस्टर लगाया है इसको वेरी करना है इस वाले रजिस्टर को, जब तक आपके पास ये जो V नॉट के ऊपर वैल्यू आ रही है वो 0 ना हो जाए। If the portions of resistance on either side of the wiper on R5 and R6 and R7 उनको हम स्टडी करें तो R5 किसके बराबर है, R6 प्लस R7 के, क्योंकि वो टोटल पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को बता रहा है और R6 और R7 में डिवाइड हो रहा है। और R3 प्लस R6 इज इक्वल टू R2 प्लस R7, ठीक है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी बेसिकली। So any source of error due to the tolerance in the values of R2 and R3 are eliminated, ठीक है। अभी इसको करने से हमारे पास जो टॉप पे दो रजिस्टर्स लगे हुए थे R2 और R3, आपने सिर्फ उनके अंदर जो एरर आ रहा था उसको एलिमिनेट किया है, तो आप यहाँ से उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह हमने देखा ये पिछली क्लास में, एक क्लास का मैंने इसको एज अ क्विज लिया था तो उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया था। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये काम करना है कि R2 और R7 इज इक्वल टू R3 प्लस R6, वैल्यू सारी रजिस्टेंस की आपको दी हुई थी इसके अंदर, R2 की वैल्यू भी दी हुई, R3 की भी, R5 की भी, ठीक है। RU और RB की वैल्यूज़ को यूज़ करें और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको एक नज़र देख, ये क्लास में पहले से डिस्कस था, हम फिर आगे चलते हैं यहाँ से।
सर जो R5 है हमारे पास की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, लाइक यहाँ पे हम छोटी वैल्यू यूज करें ना 100। सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं आया, पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रॉब्ली है कि वैल्यूज उनकी किस तरह हम रख सकते हैं। तो जो वैल्यूज आपने शुरू में देखनी है, मैं इसको थोड़ा सा बस समराइज कर देता हूँ। आर यू से आपने अपना जो सर्किट है उसको डिज़ाइन करना बेसिकली शुरू करना होता है। आर यू वो रेजिस्टेंस है जो बेसिकली आपका आरटीडी लगा हुआ है, तो उसकी जो 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस है वो होगी। अगर आपके पास स्ट्रेन गेज है वो होगी। बाकी सारी रेजिस्टेंस आप उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। तो जब आपने सब कुछ प्लेस कर दिया, एंड में टॉलरेंस की वजह से 0 वोल्टेज शो नहीं हो रहा, तो उसको 0 करने के लिए यहाँ पे एक बेसिकली पोटेंशियोमीटर इंट्रोड्यूस किया गया। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, वो R3 और R6 को करेगा इक्वल R2 और R7 के, और R5 डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में जो कि R6 और R7 है। तो आपने इधर जो रेजिस्टेंस है उसको बराबर करना है इधर की रेजिस्टेंस को। जब वो बैलेंस हो जाएगी तो इसका मतलब है आपका अब जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है और इसके अंदर 0 वोल्टेज शो हो रहे हैं। इतना हिस्सा आपने कर लिया। उसके बाद आर यू तो RTD आपने उसको रिप्लेस करना ही करना है, और जो एंड में एरर आ जाएगा सर्किट के अंदर वो सिर्फ RB की वजह से होगा। फिर RB एक वेरिएबल रजिस्टर है, उसको आप खुद ही से फाइन ट्यून करेंगे तो आप उसको भी 0 के ऊपर लेके आ सकते हैं कि एरर 0 आ रहा है, क्योंकि आप उसको बेसिकली खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। सर हम इसमें आर यू को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? हाँ, RU और RB को हम रिप्लेस करेंगे। दो ऐसे रेजिस्टेंस है जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पहले से पता होगी, और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 500 हमारे पास दो ऐसे मास्टर रजिस्टर हैं जो कि समझे बहुत एक्सपेंसिव हैं, और वो एग्जैक्ट 500 की वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि RU की अपनी एक टॉलरेंस हो सकती है, वो भी एक रजिस्टिव एलिमेंट है अगर वो RTD है, तो हमने उसको रिप्लेस करना है, और RB को भी रिप्लेस करना है। RB को क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर RB की अपनी टॉलरेंस है जो कि 0.2% वेरी कर रही है, तो हमें वहाँ पे कोई एरर नहीं चाहिए जो कि इस वाले हिस्से में है, नीचे वाले हिस्से के अंदर। तो हमने इस वाले हिस्से के अंदर हमने R3 और R2 को देखना है कि इनकी डिस्टेंस 500 से डिविएट कर गया है। किसी की फॉर एग्जांपल 495 है, किसी की 505 है, वो अपनी वैल्यू से डिविएट कर रही हैं। इन दोनों को फिक्स करना है 500 के ऊपर, और इन दोनों को फिर देखना है कि ये कैसे बैलेंस होंगे विद हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। जब ये पोटेंशियोमीटर ने बैलेंस कर देगा, फिर आप जो स्ट्रेन गेज या RTD था, अपना रजिस्टर जो आपने रखा था 500 का, उसको हटाएंगे, वो वापस लगाएंगे, और RB को वापस लगाएंगे। फिर RB को बैलेंस करेंगे, फिर यहाँ पे सर्किट बैलेंस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल R2 और R3 ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनकी टॉलरेंस वेरी करती है विद टेम्परेचर, तो किसी और टेम्परेचर के ऊपर आप गए तो क्या पता लगा कि ब्रिज फिर से अनबैलेंस हो गया, क्योंकि R2 और R3 की रेजिस्टेंस वेरी कर दी है। तो आप क्या करेंगे, इसी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे, इसको फाइन ट्यून करेंगे, वोल्टेज आउटपुट पर डायरेक्टली आ रही होगी और वो आपको वहाँ पे 0 इंडिकेट कर देगी। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पोटेंशियोमीटर लगाया है दरमियान में, ये आपने हटाना नहीं है, ये एक सर्किट का पार्ट बन गया और यहाँ पे लगा रहेगा। जब भी आपकी रेजिस्टेंसेस वेरी करेंगी R2 और R3, आप इसको ट्यून करेंगे और ये 0 पे हो जाएगा। जब ये 0 पे हो जाएगा, आप DMM से सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ सकते हैं, तो आपका ब्रिज वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जब वहाँ पे बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब है जो टॉलरेंस इफेक्ट आएगा जब भी R2 और R3 का, आप उसको वहाँ पे 0 कर देंगे। तो बेसिकली उसको 0 करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुई, कोई भी फॉर एग्जांपल RTD के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया, और स्ट्रेन गेज के केस में कोई लोड अप्लाई नहीं हुआ, तो वो 0 वोल्टेज शो नहीं कर रहा, वो एक वोल्टेज शो कर रहा है, तो आपने उसको 0 करना होता है। तो उसको 0 करने के लिए हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है, तो जो ये वाला एग्जांपल है इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है 500 ओम। ठीक है, तो R5 डिवाइड होगा दो हिस्सों में, R6 और R7 में। तो R5 इज इक्वल टू R6 प्लस R7 इज इक्वल टू 100 ओम, और बाकी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो है R6 प्लस R3 शुड बी इक्वल टू R7 प्लस R2। तो यही इक्वेशन है, R2 प्लस R7 इज इक्वल टू R3 प्लस R6। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करें। R7 32.5 आ जाएगा और R6 67.5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास 100 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास दोनों मिला के पोटेंशियोमीटर 100 का है। तो आप इससे हमेशा ब्रिज को 0 पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक थी एपेक्स बैलेंसिंग। अब हम आगे देखेंगे कि एसी ब्रिजेस किस तरह के होते हैं और उनको किस तरह बेसिकली हम एनालाइज करते हैं, और उसमें जो भी अननोन वैल्यूज होती हैं उनको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप काइंडली जाके स्लाइड्स में ज़रूर पढ़ें और चीज़ों को देखें स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे सॉल्व हुआ है। वरना जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं हुई होती वो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कराता हूँ, क्योंकि अभी हमारे लेक्चर जो है ना ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने जो स्लाइड सारी डाली हुई है उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है। तो आप यहाँ से सब चीज़ें देख सकते हैं और उनको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एसी ब्रिजेस आ गए। एसी ब्रिजेस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जब भी इम्पिडेंस हम बेसिकली कहते हैं, वो आपके पास रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो कैपेसिटेंस भी हो सकती है, वो इंडक्टेंस भी हो सकती है। तो आपके पास एक ऐसा अगर सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, आपके पास ये R2 और R3 क्या है, रेजिस्टर्स हैं, और आपके पास ये जो दो ZV और ZU हैं, ये दो कोई भी इंडक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, सॉरी ये दो कोई भी एलिमेंट्स हैं जो कैपेसिटर्स हो सकते हैं या इंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें हमने जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है वो वोल्टेज AC वोल्टेज है, वो DC वोल्टेज नहीं है, क्योंकि हमने जब ब्रिजेस के बारे में बात शुरू की थी तो आपको उस वक्त भी क्लैरिफाई किया गया था कि जो DC ब्रिजेस हैं वो सिर्फ बेसिकली रेजिस्टिव एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। जो कैपेसिटिव या इंडक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके अंदर क्या इशू आएगा आपके पास कि वो फुली चार्ज हो जाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो उनको चार्ज या डिस्चार्ज जब हम करते हैं तब हमें पता लगता है कि वो किस तरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहे हैं, और आप उनके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल से फिर अपनी जो अननोन क्वांटिटी है जिसको मेजर कर रहे हैं आप उसको डिटरमिन वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ गया कि नल पॉइंट क्या है, कन्वीनियंटली डिटेक्टेड बाय मॉनिटरिंग आउटपुट विद अ पेयर ऑफ हेडफोन्स कनेक्टेड बाय एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर अक्रॉस BD। ठीक है, तो BD क्या है, BD बेसिकली आपके पास B और D ये दो पॉइंट्स हैं जो कि क्लियरली यहाँ पे लेबल किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास आउटपुट वेरी कर रही है और यहाँ पे आपके पास कोई भी EMM या वोल्ट मीटर या गिलवेनोमीटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये D है और ये B है, इसके अक्रॉस आप वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 और I1 ZU इज इक्वल टू I2 ZV। तो ये कैसे आपके पास आया, बेसिकली ब्रिज के अंदर करंट डिवाइडर लगाएं, यहाँ से आपके पास ये I2 है, I2 R2 और I2 ही फ्लो करेगा इस लेग में से। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो DMM लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, वो तकरीबन I इक्वल टू 0 है आपके पास। तो यहाँ पे I1 R1 और होगा इक्वल टू I1 R1 और यहाँ पे भी करंट जो पास होगा वो होगा I1 ZU। ठीक है, तो I1 यहाँ से भी पास करेगा और I1 यहाँ से भी। तो आप जब इक्वेशन लिखेंगे
तो ये वाली लेग जो है वो इस वाली लेग के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो इक्वेशन लिखते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 R1 ठीक है इज इक्वल टू I2 R2 और दूसरे I1 ZU इज इक्वल टू I2 ZU इज इक्वल टू I2 ZV। ठीक है, हम इसकी क्लास में डेरिवेशन भी कर चुके हैं और मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये KVL और KCL से हमने किस तरह निकाला था। तो आप यहाँ से ZU का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ZV R1 ओवर R2। ठीक है, वही है कि हम जैसे रेजिस्टर्स को डील करते हैं ZU ओवर R1 इज इक्वल टू ZV ओवर R2, तो वो इक्वेशन लगाएंगे तो अब भी आपके पास एक्सप्रेशन यही आ जाएगा जो यहाँ पे आया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ZU ओवर R1 इज इक्वल टू ZV ओवर R2। आपके पास यहाँ से ZU आ गया। अब ZU क्या है हम देखते हैं। अगर ये कैपेसिटेंस है, अगर ये ZU कैपेसिटेंस है तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1 ओवर J ओमेगा C। ठीक है, तो ZV मस्ट बी वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर ZU इंडक्टेंस होगी तो आपके पास J ओमेगा L आएगा, तो J ओमेगा LU आएगा और ये 1 ओवर J ओमेगा CU यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, ये बेसिकली जब आपने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी उसको दी हुई इनपुट के ऊपर तो उसका इंडक्टेंस कैसे वेरी करेगी, तो ये उसके बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें बेसिकली ये उसका एक्सप्रेशन है जो कि इनपुट पे जो आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है वो थी, उसका एक इमेजिनरी पार्ट है जो आप सॉल्व करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं और आपके पास ये इंडक्टेंस की वैल्यू है। अब इसके अंदर एक टर्म आ रही है RU, जबकि कैपेसिटेंस के अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं आई थी, उसके अंदर रेजिस्टेंस की कोई टर्म नहीं थी। उसकी वजह है कि बेसिकली जो आपके पास इंडक्टर होता है उसके अंदर वेरिएबल जो इंडक्टर होता है उसके अंदर आपके पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट ज़रूर होता है। उसकी वजह यह है कि प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट बनाना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर हमेशा एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। रेजिस्टिव एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। कोई भी ऐसा इंडक्टर जिसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस हो वो बहुत मुश्किलों से बनाया जाता है और वो बेसिकली फिर भी अज्यूम किया जाता है उसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस है, वरना हमेशा इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके ऊपर एक रेजिस्टिव एलिमेंट है और उसके साथ एक आपके पास जो उसकी अपनी इम्पीडेंस है वो आ रही है। ठीक है, जबकि जो कैपेसिटर है उसकी अपनी इंडक्टेंस सिर्फ इससे रिप्रेजेंट होती है, उसके अंदर आपके पास रेजिस्टिव एलिमेंट नॉर्मली ज़ीरो होता है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं होती, चार्ज एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद फुली चार्ज के बाद चार्ज एक्यूमुलेट होना ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर ZU एज एन इंडक्टिव इम्पीडेंस हैज़ अ रेजिस्टिव term in it because it is impossible to realize a pure inductor। ठीक है, प्योर इंडक्टर ये है कि उसके अंदर सिर्फ इंडक्टिव एलिमेंट हो, कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट ना हो, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंडक्टर कॉइल ऑलवेज हैज़ अ रेजिस्टिव कंपोनेंट। जो इंडक्टर का कॉइल होगा उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, उसकी वजह से आपके पास रेजिस्टिव कंपोनेंट आता है। Though this is made as small as possible by designing the coil to have high Q factor। Q is the ratio of inductance over resistance। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसी ब्रिजेस है वेरिएबल इंडक्टर not readily available। ठीक है, difficult and hence expensive to manufacture set of fixed value inductors to make a variable inductive box। तो इंडक्टिव बॉक्स बनाना हो तो आपके पास फिक्स इंडक्टर्स हो, उनको सीरीज और पैरेलल में लगाएं तो आपके पास एक वेरिएबल इंडक्टिव बॉक्स बन जाएगा। और अल्टरनेटिव काइंड ऑफ नल टाइप ब्रिज सर्किट इज कॉल्ड अ मैक्सवेल ब्रिज सर्किट। ठीक है, जो हमने डीसी में ब्रिज सर्किट देखा था हमने उसको कहा था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। उसमें याद रखें इनपुट डीसी होगी और आपके पास सारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो प्योरली रेजिस्टिव होंगे, उसके अंदर कोई भी आपके पास इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट नहीं होगा। जो इसका ब्रिज बनता है हम उसको कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज, कॉमनली यूज्ड टू मेजर अननोन इंडक्टेंसेस। ब्रिज किस तरह का होता है? मैक्सवेल ब्रिज इस तरह का होता है। मैक्सवेल ब्रिज में क्या हो रहा है, आपके पास इनपुट के ऊपर
AC सोर्स है, आउटपुट यहाँ से वेरी करेगा, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है या DMM है या ये पॉइंटर यहाँ पे चेंज करेगा, ये 0 पे होगा जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो मैक्सवेल ने कहा कि आप एक ऐसा ब्रिज बनाएं कि इसके अंदर आपके पास एक कैपेसिटर हो, उसकी पैरेलल में एक रजिस्टर हो, उसके बाद यहाँ पे खाली एक रजिस्टर हो फिक्स्ड, और यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर हो। ये वाला R1 भी वेरिएबल है, ये R2 भी वेरिएबल है, ये R3 जो है ये फिक्स्ड है। इसके बाद आपके पास एक इंडक्टर यहाँ पे लगाओ। इंडक्टर का इंडक्टिव एलिमेंट इससे रिप्रेजेंट हो रहा है LU से, और आपके पास जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो RU से रिप्रेजेंट हो रहा है। टोटल हम इसको कह रहे हैं, ये बेसिकली जो इसकी इम्पिडेंस है वो ZU से हमने उसको शो किया। क्या होगा मैक्सवेल ब्रिज तो अगर हम एनालाइज करें तो उसके अंदर आपके पास ये इक्वेशन उसी तरह है, I1 ZAD इज इक्वल टू I2 ZAB। AB और कि आपने क्या किया कि I1 इस पूरी इंडक्टेंस को आप कह लें, Z1 कहना चाहते हैं तो Z1 कह लें, ZU कह लें इसको ZU। इसी तरह ये आपके पास I2 R3 है, ये AD यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये क्लियरली लेबल्ड है, A और D है, ये A और B है, और ये A, ये B और C है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना शुरू करें तो Z1 I1 ZAD, I1 आया, I1 करंट और ZAD, ये इस सारी को इंडक्टेंस को हमने ZAD कहा, ठीक है। तो I2 ZAB आपके पास ये I2 है यहाँ पे, ये वाला करंट, और ये ZAB है, ठीक है। तो ये वही इक्वेशंस हैं जो हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखते रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हम R को जो रेजिस्टेंस है उसको अभी इंडक्टेंस से शो कर रहे हैं। इसी तरह I1 ZDC इज इक्वल टू I2 ZBC। तो आपके पास I1 इस पूरे हिस्से के अंदर भी जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू I1 है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इस तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे करंट 0 है, ठीक है। तो आपके पास I1 ZDC इज इक्वल टू I2, इधर भी I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस लेग में भी I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास I2 है, तो दिस इज इक्वल टू I2 ZBC। सर हम इसमें Z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, Z जो है ना टोटल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है उस एक हिस्से की, ठीक है। हमने अभी जो इंडक्टेंस बन रही है A to D, ठीक है, A to D जो इंडक्टेंस बन रही है उसके अंदर रेजिस्टिव कंपोनेंट भी है, कैपेसिटिव कंपोनेंट भी है। हमने उसको कह दिया है कि ये इंडक्टेंस इज इक्वल टू ZAD। इसी तरह आपके पास A से B के दरमियान में जो इंडक्टेंस है वो सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव है, अभी हमने उसको कह दिया है ZAB, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो इंडक्टेंस है बिटवीन D एंड C दैट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, हमने उसको कह दिया है ZDC। और जो ZBC है वो दो हिस्सों का बेसिकली समेशन है, वो है LU और RU का। अभी हम उसको बेसिकली उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको और फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी तरह रेशोज़ ले ली, जैसे रेशो लेते हैं कि इंडक्टेंस जो एक तरफ वाली थी उसकी रेशो दूसरी तरफ बराबर होने चाहिए, तो ZBC ओवर ZAB इज इक्वल टू ZDC ओवर ZAD, ठीक है। तो ZBC यहाँ से आप अलग कर लें, तो आपके पास द क्वांटिटीज इन इक्वेशन 7.2 हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब आप इसमें वैल्यूज़ डालें, जैसे आपने कहा कि ZAD क्या चीज़ है, तो ZAD बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बनी हुई है, वो है एक है उसका जो कैपेसिटिव पार्ट है,
जिसकी इंडक्टेंस थी जे ओमेगा सी, ठीक है। इसमें कैपेसिटिव पार्ट है दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, ठीक है, ए टू डी। उसके बाद रेजिस्टिव इसका कंपोनेंट है। आपको पता होगा जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो बेसिकली उनकी हम कैपेसिटेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि उनकी कैपेसिटेंस ऐड होती हैं, ठीक है। तो उनका इंडक्टिव जो एलिमेंट है वो भी ऐड होगा। और कैपेसिटेंस जब सीरीज में होती हैं तो 1/c अप्लाई होता है, तो ये बेसिकली ये उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो रही है। ये 1 क्यों चली गई है और ये ऊपर क्यों आ गया है, तो आपको पिछली स्लाइड में जहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो ZU जो कैपेसिटिव है वो क्या है 1/j ओमेगा सी, ठीक है। तो हमने उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लिया सिर्फ, क्योंकि हम ये कर रहे हैं 1/ZAD इज इक्वल टू, तो 1/j ओमेगा से लिया तो j ओमेगा सी ऊपर चला गया और रेजिस्टिव एलिमेंट ऊपर था, ये नीचे आ गया। या अल्टरनेटिवली आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1/1 + j ओमेगा सी R1, ठीक है। तो अगर ZAD आपने नीचे नहीं लेके जाना, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। यानी कि रेजिस्टिव एलिमेंट और उसका जो कैपेसिटिव की इंडक्टेंस है वो ZAD की इस तरह रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ZAB क्या था, ZAB प्योरली रेजिस्टिव था जो कि R3 के इक्वल है। ZAB आपके पास ZAB क्या है, जो A से B है, ये आपके पास A है और ये B है। ZAB इनके दरम्यान में जो इंडक्टेंस है बेसिकली वो प्योरली रेजिस्टिव है, तो आपने उसको R3 से रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में। AB R3 से रिप्लेस हो गई है, ठीक है। और क्या रह गया, और ZDC देखिए अगर, तो वो R2 से रिप्लेस हो गया। ZDC क्या आपके पास, ZDC ये है और ये सिर्फ R2 है। अब ZBC रह गया, उसमें क्या है LU + RU, उसमें दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास LU यहाँ पे अभी आपको स्लाइड में बताया गया था, J ओमेगा LU होता है प्लस RU उसमें ऐड हो जाएगा सिंपली। तो आपके पास ZBC इज इक्वल टू RU + J ओमेगा LU, आप उसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो ब्रिज है जिसके अंदर फिक्स रजिस्टर भी है, जिसके अंदर वेरिएबल रजिस्टर भी है, जिसके अंदर इंडक्टर भी है और जिसके अंदर कैपेसिटर भी है। तो सारों की जो इम्पिडेंसेस हैं, इम्पिडेंस बेसिकली जो कि किसी भी करंट या वोल्टेज फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं या करंट फ्लो को, तो हम बेसिकली वो इम्पिडेंस देख रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट आएगा सर्किट के ऊपर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ब्रिज, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन 7.12, तो आप उसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से आप 7.12 हमारे पास ये इक्वेशन थी जो कि ZBC को डिफाइन करी थी। अगर आपने ZBC को निकालना है तो अब आपके पास ZAD, ZAB और ZAD तीनों यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने सिर्फ यहाँ पे डालनी है। तो ये ZAD आपके पास जो B to C आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और आपके पास ZDC आपको पता है ये वाली वैल्यू है और ZAB आपके पास ये R3 है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ इक्वेशन में डाल दें, जब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग स्टडी कर सकते हैं। तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें तो रियल पार्ट आपके पास जो बन रहा है उसके अंदर सारे रेजिस्टेंसेस हैं सिर्फ, ठीक है। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो R1 R2 सॉरी R2 R3 और R1 रह जाएगा, ये वाला R1 डिनोमिनेटर में R2 R3 इज इक्वल टू RU हो जाएगा, ठीक है। तो ये RU इज इक्वल टू R2 R3 और R1, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा R2 R3 R1 ओवर R1, तो R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इधर J ओमेगा LU है, तो J ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास LU इज इक्वल टू
C इंटू R2 R3 बच जाएगा। ठीक है, आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें। ठीक है, इसी तरह आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली ओमेगा LU ओवर RU है। अगर उसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करें जिसके अंदर आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ हो या तकरीबन DC टाइप हो, तो आप उसको Q इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R1 कह सकते हैं। वरना उसका फार्मूला ये है कि आपने ओमेगा LU ओवर RU से उसको डिवाइड करना, तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ जाए। क्वालिटी फैक्टर कैसे निकला है इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली जो मैक्सवेल ब्रिज कैसे काम करता है हम उसको देख रहे हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई भी अननोन रेजिस्टेंस या अननोन इंडक्टेंस है तो वो वहाँ से आप बेसिकली उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैक्सवेल ब्रिज का ये सिंपल सा एग्जांपल है। वो कहता है इन द मैक्सवेल ब्रिज शोन इन दिस फिगर लेट द फिक्स वैल्यू ब्रिज कंपोनेंट हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। R3 5 ओम है, C1 1 मिलीफैरेड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन इम्पिडेंस LU RU इफ R1 एंड R2 आर गिवन टू यू। तो आपने क्या करना है, मैक्सवेल ब्रिज का जहाँ भी नाम आएगा आपने चुप करके जो ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है आपने इसको बना देना है। ठीक है, दिस इज मैक्सवेल ब्रिज। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है किस तरह बनता है, तो ये मैक्सवेल ब्रिज है। उसमें उसने आपको सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, R2 R3 R1 की वैल्यू। तो आप वो वैल्यूज़ इक्वेशन में डालें और फिर वहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। RU और LU आपको R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है। ठीक है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 भी गिवन है आपको। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दी हुई है कितने मिलीफैरेड है। तो यहाँ से आप सिर्फ इक्वेशन लगाएं तो RU इज इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R1। ये इक्वेशन कहाँ से है? ये इक्वेशन अभी हमने देखी है रियल पार्ट को अलहदा करते हुए। जब हमने रियल पार्ट अलहदा किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनी थी, RU इज इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R1। तो कोई कहता है आपको RU निकालें तो आपने सीधी ये इक्वेशन यूज़ करनी है। आपके पास यही वो इक्वेशन है, RU इज इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R1। तो अब यहाँ से वो डायरेक्टली इक्वेशन यूज़ करें और यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह LU निकालना है, LU की इक्वेशन भी उसी में दी हुई है जो अभी हमने ड्राइव की है। LU इज इक्वल टू R2 इंटू R3 इंटू C, R2 इंटू R3 इंटू C। तो आप R2 इंटू R3 इंटू C करें तो आपके पास यहाँ से LU की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास C की वैल्यू 1 मिली है, तो इस बार से हम 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं और आप यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इतने मिली हेनरी आपके पास LU की वैल्यू आ गई। अगले पार्ट में वो कह रहा है कि Q फैक्टर निकालें। Q फैक्टर जैसे अभी आपको बताया ओमेगा LU ओवर RU है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी आपको अगर 50 हर्ट्ज दी हुई है फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf यहाँ पे लगाएं 2πf, और उसको LU आपने पिछली स्लाइड में निकाल लिया है, उसको यहाँ पे पुट करें और आपके पास RU भी अभी अपने कैलकुलेट किया है, जैसे आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई भी ब्रिज सर्किट हो इसके अंदर इम्पिडेंस किस तरह आपको शो की गई हो, उसमें इम्पिडेंस कैपेसिटिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी। तो आप उसको क्या फ़र्क है, आपके पास इसी तरह सप्लाई दी हुई है A और C के दरमियान में, वोल्टेज आउटपुट आप यहाँ पे ले रहे हैं दोनों के दरमियान में, जो कि यहाँ से शो हो रही है V आउट। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड है और यहाँ पे भी एक इंडक्टिव लोड है। तो मैक्सवेल ब्रिज था, यहाँ पे इंडक्टिव लोड था, यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड था, और यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटिव लोड था, यहाँ पे रेजिस्टिव लोड था, यहाँ पे इंडक्टिव था। जबकि यहाँ पे कोई भी इम्पिडेंस हो सकती है कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, और यहाँ पे दो फिक्स रजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं R2 और R3। ठीक है, ये एक और टाइप है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको
तो फॉर कैपेसिटेंस अगर उसमें कैपेसिटेंस आ जाए आपके पास तो जो ZU की वैल्यू आएगी वो 1/j⍵C हो जाएगी। ठीक है, तो अगर Z1 है वहाँ पे तो 1/j⍵C1 सिर्फ जो सबस्क्रिप्ट है उनका फ़र्क है। अगर ये वैल्यू में ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं आप, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो कहता है जब कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप उसको रिप्लेस कर दें 1/j⍵C से उसकी इंडक्टेंस को, अगर सॉरी उसकी इम्पिडेंस को। अगर आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है तो आप क्या करें, जो उसकी इम्पिडेंस है उसको j⍵LU या j⍵L1 से रिप्लेस करें। वो कह रहा है पहला केस ये है, इधर कैपेसिटर लगा हुआ है ZU पे, इधर इंडक्टर लगा हुआ है। कैपेसिटर लगा हुआ है तो इधर 1/j⍵CU लिख दें, इधर आप j⍵L या अगर L1 आपने उसको सबस्क्रिप्ट दिया तो L1 से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करना हो तो क्या होगा कि करंट दरमियान में कोई फ्लो नहीं कर रहा और I1 और I2 किसके बराबर है। बेसिकली आपने वही इक्वेशंस लगानी है जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज अप्लाई हो रही है उसको आप डिवाइड करें दो हिस्सों में, या सिंपल अगर करंट की इक्वेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज कैसे शो हो रहा है। तो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे आपके पास Vs, तो Vs इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस ZU। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR लगाएं, I इंटू R की जगह इंडक्टेंस लिख दें तो Vs इज इक्वल टू Z1 प्लस ZU इंटू I1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भी I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी I1 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि IM तकरीबन 0 है, क्यों, क्योंकि IM यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पे IM फ्लो करेगा और ये IM 0 है क्योंकि यहाँ पे जो इम्पिडेंस है इसकी अपनी जो कि DMM लगा हुआ है वो बहुत हाई है, तो ये 0 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ भी I1 आएगा, ये I2 है तो यहाँ भी I2 आएगा। तो अगर मैंने VS है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR, तो I क्या है I1 इंटू R क्या है ZU प्लस Z1। इसी तरह V इज इक्वल टू IR, तो I2 इंटू R2 प्लस R3। ठीक है, तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई हुई है, V को उधर ले गए हम और I इज इक्वल टू V ओवर R कर दिया, तो इस तरह आपके पास ये इक्वेशन बन गई है दोनों। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो VAD है वो है I1 इंटू ZU और VAB इज इक्वल टू I2 इंटू R3। तो ये सारी जो सबस्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उसके मुताबिक लिखी हुई है। तो ये सिंपली अगर सिर्फ A टू D में जाऊँ तो V इज इक्वल टू IR यहाँ पे लगा दें तो V इज इक्वल टू I1 इंटू ZU आ जाएगा यहाँ का, यहाँ पे जो VAB है वो I2 इंटू R3 आ जाएगा, VBC इज इक्वल टू I2 इंटू R2 आ जाएगा और VDC इज इक्वल टू Z1 इंटू ZDC आ जाएगा। VAB इज इक्वल टू I1 इंटू ZU और VAB इज इक्वल टू I2 इंटू R3। अब V0 इज इक्वल टू VAD माइनस VAB, VAD में से VAB माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है वो आ रहा होता है VAD माइनस VAB इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे शो हो रहा होता है, जो कि 0 होता है जब ब्रिज बैलेंस होता है। ठीक है, तो जब ब्रिज बैलेंस है तो ये चीज़ 0 नहीं चाहिए, तो VAD माइनस VAB इज इक्वल टू, ये वही इक्वेशन है जो हम अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं। तो दिस इज़ द सेम इक्वेशन जो हमने अभी तक सारी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में यूज़ की है। तो ZU ओवर Z1 प्लस ZU इज इक्वल टू सॉरी माइनस R3 ओवर R2 प्लस R3, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है वो
आना शुरू हो जाएगी। अगर ये सब कुछ बैलेंस है तो 0 होगी, अगर बैलेंस नहीं है तो जी यू ओवर Z1 प्लस जी यू, ठीक है, और R3 ओवर R3 प्लस R2। आप यहाँ से आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रही है उसको लिख सकते हैं। अब आपके पास अगर कैपेसिटिव एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 ओवर सी यू इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर सी यू, और R3 इसके बराबर है, ठीक है। ये सारों को पता है कैपेसिटेंस जो सीरीज़ में है वो इस तरह निकलती है 1 ओवर सी से, और कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है तो वो सिंपली ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास जी यू कैपेसिटेंस आपने निकालनी आपके पास है, और Z1 और जी यू दोनों इस तरह अगर सीरीज में आ रहे हैं तो आपने उसको 1 ओवर सी से लिखना है। तो 1 ओवर सी यू ऊपर है और 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर सी यू आपके पास यहाँ पे आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करें तो C1 ओवर C1 प्लस सी यू माइनस R3 ओवर R2 प्लस R3 आ जाएगा। अगर आपके पास ये कैपेसिटेंस के लिए, याद रखें ये सारा कुछ हो रहा है कैपेसिटेंस के लिए, तो ये कैपेसिटेंस के लिए है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव एलिमेंट्स ले आता हूँ तो मेरे पास इंडक्टिव एलिमेंट्स ऊपर रिप्लेस हो जाएंगे, Z1 और ZU दोनों इंडक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पे LU आ जाएगा और यहाँ पे L1 प्लस LU आ जाएगा अगर प्योर इंडक्टिव है और इसके अंदर रेजिस्टिव एलिमेंट कोई नहीं है। मैंने वो रिप्लेस कर दिए क्योंकि इंडक्टेंस वैसे भी सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड होती है, वो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव नहीं करती 1 ओवर सी टाइप, ठीक है। तो LU ओवर L1 प्लस LU हो जाएगा, ये इंडक्टेंस के लिए आ जाएगा आपके पास और ये कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो ये मैक्सवेल ब्रिज से थोड़ा सा डिफरेंट ब्रिज है जिसके अंदर कोई भी आपके पास इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट लगा। मैक्सवेल ब्रिज वो ब्रिज है जिसके अंदर जिसके अंदर आपके पास फिक्स रजिस्टर भी है, जिसके अंदर वेरिएबल रजिस्टर भी है, जिसके अंदर कैपेसिटेंस भी है और जिसके अंदर इंडक्टेंस भी है। अगर आपके पास ऐसा ब्रिज या सर्किट है जिसके अंदर ये चारों चीज़ों की जगह सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो में से आपके पास या तो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपेसिटेंस मेजरमेंट डिवाइस है जो कि डिस्प्लेसमेंट या फोर्स मेजर कर रही है। हमने देखा था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो अगर आपके पास कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है तो आपके पास जो वोल्टेज अनबैलेंस होगा और जो सर्किट बनेगा, अगर आप उसको एज अ ब्रिज सर्किट बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह का सर्किट बनेगा। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कैपेसिटिव होंगी और ये आपके पास फिक्स रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो जब आपके पास ये चीज़ बनेगी तो आप इसको स्टडी करने के लिए जब ब्रिज बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास इंडक्टिव है तो आपके पास ये आ जाएगी। अगर आपके पास चारों एलिमेंट्स हैं और मैक्सवेल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है तो याद रखें मैक्सवेल टाइप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास चारों एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं, जिसके अंदर वेरिएबल रजिस्टर्स, फिक्स रजिस्टर्स, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सारा कुछ होगा। अगर आपके पास ऐसी है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ इंडक्टेंस है या सिर्फ कैपेसिटेंस है और उसके अंदर रेजिस्टिव एलिमेंट साथ लगे हुए हैं तो आपके पास इस तरह का ब्रिज बनेगा, और आप जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। कैपेसिटेंस के लिए ऊपर वाली इक्वेशन है 7.14, इंडक्टेंस के लिए नीचे वाली। तो ये जब आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इक्वेशन उससे बहुत मिलती जुलती है, सिर्फ जहाँ पे इंडक्टर के केस के अंदर जहाँ पे यहाँ पे RU लिखा होता था उसकी जगह सिर्फ यहाँ पे LU आ गया और L1 प्लस LU हो गया। कैपेसिटर के केस में सिर्फ ये उल्टा हो गया क्योंकि ये 1 ओवर C से शुरू होता है, तो जो C1 था वो ऊपर चला गया और C1 प्लस CU हो गया। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, एनालाइज करना या इसकी इक्वेशन लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप इसकी डायरेक्टली इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपके पास, अच्छा एग्जांपल से पहले, हाँ जी, ये जो चीज़ है जिसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास
कोई भी प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट नहीं होता, तो हमने अप्रॉक्सीमेट किया कि आपके पास जो पिछली डिवीजन है उसमें ये प्योरली इंडक्टिव है, इसके अंदर रेजिस्टिव कंपोनेंट कोई नहीं आ रहा। अगर रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा इंडक्टर के साथ तो इंडक्टर के साथ यहाँ रेजिस्टिव कंपोनेंट ऐड होगा, तो ये LU प्लस RU हो जाएगा और L1 प्लस R1 हो जाएगा, जो कि इसका अपना रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने इसको अप्रॉक्सीमेट किया और उसका रेजिस्टिव एलिमेंट 0 किया, ठीक है, जो कि 0 नहीं होता तो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। ये एक एजम्पशन है, अगर उसकी रेजिस्टिव वैल्यू बहुत छोटी है। तो ये इसका एग्जांपल है, सिंपल सा, इसको हम देख लेते हैं। वो कहता है डिफ्लेक्शन ब्रिज एज शोन इन दिस फिगर इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन कैपेसिटेंस CU। द कंपोनेंट इन द ब्रिज हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्किट बना हुआ है, इसमें यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है CU, ठीक है। वो कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो कैपेसिटर बेसिकली एज अ सेंसर यूज हो रहा है, कैपेसिटिव सेंसर, किसी भी प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमने कैपेसिटिव सेंसर यूज़ किया। आपने उसको ब्रिज में लगा दिया, एक्साइटेशन वोल्टेज दे दी। एक्साइटेशन वोल्टेज देने के बाद अब हम देख रहे हैं कि वो अननोन कैपेसिटेंस आपने निकालनी है। तो अननोन कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होगी, जब ब्रिज फॉर एग्जांपल अनबैलेंस होता है तो आपने वो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। सिंपल सा एग्जांपल है कि CU निकालें, द कंपोनेंट इन द ब्रिज हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। उसने सारी वैल्यूज दे दी है। VS जो उसकी RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपको पता है हम जो AC सिग्नल होता है उसकी एवरेज वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी वैल्यू उसकी 0 लाइन से नीचे होती है, तो एवरेज वैल्यू उसकी 0 आ जाती है। तो हम उसकी RMS वैल्यू लेते हैं, तो RMS वैल्यू उसकी 20 वोल्ट्स है। C1 की वैल्यू जो फिक्स कैपेसिटर वहाँ पे लगा हुआ है वो 100 माइक्रोफैरड है। R2 और R3 भी दोनों फिक्स्ड हैं, उनकी वैल्यू 60 और 40 है, ठीक है। तो हम एक बार फिर सर्किट की तरफ चले जाते हैं। क्लास में अगर होता तो मैं आपको इस सर्किट बोर्ड पे ड्रॉ कर देता और हम बार बार स्लाइड्स को चेंज ना करना पड़ता, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हमें बार बार सर्किट में जाना पड़ता है। तो ये आपके पास यहाँ पे C1 लगा हुआ है, यहाँ पे CU लगा हुआ है, यहाँ पे एक फिक्स रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ भी एक फिक्स रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है CU को निकालें, ये आपको नहीं पता कितना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कैपेसिटिव सेंसर था, उसमें दो प्लेट्स के दरमियान में प्रेशर वेरी किया है, प्लेट्स करीब आ गई हैं, अननोन कैपेसिटेंस है हमारे पास, वो निकालनी है। C1 फिक्स कैपेसिटर है, R2 भी फिक्स्ड है, R3 भी फिक्स है। यहाँ पे नॉन वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई थी, ठीक है, 20। उसके बाद आपके पास एक डिफ्लेक्शन आ गई है, तो उसके ऊपर हमने देखना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ CU इज़ 100 माइक्रोफैरड, कैलकुलेट द वोल्टेज आउटपुट V आउट जो आपके पास आनी है। तो इसके अंदर हम वोल्टेज आउटपुट निकाल रहे हैं। अगर कैपेसिटेंस जो CU है वो चेंज हुआ, उसकी वैल्यू भी 100 माइक्रोफैरड हो चुकी है, तो आपके पास आउटपुट पे कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज दिया हो, क्योंकि आउटपुट पे वोल्टेज DMM के ऊपर शो हो रहा है, तो उसकी RMS वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है आराम से डायरेक्टली। तो उसके ऊपर हम CU निकाल सकते हैं। इसमें आपके पास CU अगर आपने मेजर कर लिया है, वो आपको दिया हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है कि V0 निकालें। तो V0 इज इक्वल टू VS इंटू C1 ओवर C1 प्लस CU माइनस R3 ओवर R3 प्लस R2। R3 R2 यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, दोनों यहाँ पे पुट करें, दोनों की वैल्यूज डायरेक्टली। C1 भी आपको दिया हुआ है और CU भी उसने आपको दे दिया है कि कैपेसिटेंस चेंज हुई है, तो कैपेसिटेंस की इतनी वैल्यू आ गई है। इधर से सब वैल्यूज डालें। 20 RMS आपको दी हुई है, ये 20 वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। 20 इंटू वैल्यूज डालेंगे, ये 0.5 आ जाती है इसकी रेशो, ठीक है, क्योंकि ये 100 है, ओवर 200 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगी। इसी तरह आपके पास इधर की वैल्यूज जो हैं वो 40 ओवर 100 हो जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 RMS आउटपुट के ऊपर डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई इंडक्टर लगा हो तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो उसमें ये दिया हुआ है कि आपके पास एन अननोन
inductance Lu is measured using a deflection type of bridge as shown in the figure. The components in the bridge have the following values. तो आपके पास जहाँ पे अभी हमने कैपेसिटर स्टडी किया है वहाँ पे आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे अब आपके पास कैपेसिटर नहीं है, एक इंडक्टर है, ये Lu है आपके पास और ये आपके पास L1 है, ये दो इसी तरह फिक्स रजिस्टर्स हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो Vs की वैल्यू इस केस में 10 RMS है, L1 की वैल्यू आपको फिक्स दे दी है 20, R2 की वैल्यू इसमें 100 है, R3 की वैल्यू भी 100 है। If the output voltage V0 is 1 RMS, ठीक है, if the output voltage V0 is 1 RMS, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको नॉर्मली वोल्टेज जो है आउटपुट पर डिफ्लेक्शन के ऊपर या DMM से आप रीड करते हैं, आपने वो वोल्टेज रीड कर ली है, वो 1 RMS आ रही है। वो कहता है कि Lu की वैल्यू जो इंडक्टर्स में चेंज आया है वो कितना आया, तो आपने वही इक्वेशन लगानी है जो यहाँ पे अभी हम स्टडी करके आए थे। V0 इज इक्वल टू Vs इंटू Lu ओवर L1 प्लस Lu माइनस R3 ओवर R2 प्लस R3। इस इक्वेशन को लगाएं, आपका काम है Lu को कैलकुलेट करना। V आउट आपको दे दी गई है वैल्यू, Vs आपको पता है, L1 की वैल्यू पता है, R2 और R3 की फिक्स रजिस्टर्स की वैल्यू भी आपको। तो आपने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशन को मैनिपुलेट किया है, Lu ओवर L1 प्लस Lu इज इक्वल टू V0 ओवर Vs प्लस R3 ओवर R2 प्लस R3। इससे आपके पास 0.6 की वैल्यू आ गई है और यहाँ से आपने उसको पुट किया और उसको सॉल्व करें, आपके पास 30 मिली हेनरी की वैल्यू यहाँ पे इजीली आ जाएगी। तो आप इसको आराम से सॉल्व। तो जो आपका आज का लेक्चर था उसमें जी जी सर इस एग्जांपल में हमने इम्पीडेंस क्यों नहीं यूज़ की, डायरेक्ट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं यूज़ की? अच्छा, याद रखें जो इम्पीडेंस का लफ्ज़ है ना, इम्पीडेंस बेसिकली कॉमनली 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इम्पीडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉर एग्जांपल डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो को वो रोकती है, ठीक है। तो इम्पीडेंस सबसे सिंपल केस जो अभी तक हम देखते हैं वो एक रेजिस्टिव एलिमेंट था, वो एक रजिस्टर है, जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा वो करंट की फ्लो को उतना ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसी तरह अब आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। जब कैपेसिटर की इम्पीडेंस की बात करते हैं तो पता लगता है उसकी इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 ओवर j ओमेगा c से। ओमेगा जो आपने इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका इमेजिनरी कंपोनेंट है एक, और उसको इस तरह शो किया जाता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, सर्किट में जब कैपेसिटर लगा होगा तो शुरू में तो सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा, पर एक टाइम के बाद करंट फ्लो करना ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली एक ओपन सर्किट होता है। उसकी जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, उसकी एक्यूमुलेशन जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद करंट फ्लो होना ज़ीरो हो जाता है। तो क्या किया कैपेसिटर्स ने, जब वो सर्किट में लगा उसने करंट फ्लो को वहाँ पे ज़ीरो करवा दिया। इसी तरह जो इंडक्टर है, इंडक्टर जैसे कहा जाता है कि करंट स्टोरिंग एलिमेंट है, तो करंट स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है जो करंट सर्किट में पास कर रहा था उसी को स्टोर कर रहा है। तो वो बेसिकली करंट की जो एक कॉइल टाइप चीज़ है, करंट को स्टोर कर रहा है और सर्किट में से करंट को पास होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो तीनों चीज़ें हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये सारी चीज़ें करंट की फ्लो के अंदर रुकावट पैदा कर रही हैं। तो ये तीनों की जो एक इम्पीडेंस होती है, रजिस्टर की इम्पीडेंस को हम ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितने ओम्स का है तो उतने ज़्यादा बेसिकली करंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। इसी तरह जो दोनों बाकी चीज़ें हैं उनकी इम्पीडेंस है उसको हम कैपेसिटर की j ओमेगा l से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कैपेसिटर है उसको 1 ओवर j ओमेगा c से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसके अंदर इम्पीडेंस ही यूज़ की है। तो बेसिकली जो नाव है इसमें हमने कहा कि इम्पीडेंस इज ZU, ठीक है। तो जो आपके पास इम्पीडेंस है वो ZU है। अब ZU पहले केस में हमने उसको कह दिया कि जो यहाँ पे चीज़ लगी हुई है वो एक कैपेसिटर है और जो Z1 पे चीज़ लगी है वो भी कैपेसिटर है।
तो हमने फिर उस कैपेसिटर की जो इंडक्टेंस है उसको, जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है उसको देखना है। जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है वो 1/j⍵c है। तो हमने उसको सॉल्व किया यहाँ से, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई जो ऊपर इक्वेशन आई है 7.14। तो हमने कैपेसिटर की जब इम्पीडेंस को स्टडी किया तो आपके पास 7.14 बन गई। इसी तरह अगर मैंने वहाँ पे G1 के ऊपर जाके इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, तो इंडक्टर जब लगा होगा तो आपके पास जो वो इम्पीडेंस होगी वो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो सर्किट है जिसके अंदर आपके पास एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक तरह की चीज़ लगी हुई है, वो है या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, और दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ फिक्स रेजिस्टेंसेस है। जो मैक्सवेल ब्रिज है वो बेसिकली उसमें चारों चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने पहला केस ये किया, जो पहली आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप कहें इक्वेशन के अंदर जो आप इक्वेशन बना रहे हैं उसके अंदर आप Gu लिखें ओवर G1 प्लस Gu माइनस R3 ओवर R2 प्लस R3। अब Gu क्या है, बेसिकली Gu जो है इम्पिडेंस है कैपेसिटर की, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर इस तरफ, ये जो है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन गलती कर गया था, सही क्लियर। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। ये एग्जाम्पल्स मुश्किल नहीं है, इनकी डेरिवेशन, जैसे मैं अभी तक डेरिवेशंस कोई नहीं दी, नॉर्मल डेरिवेशन नहीं आती होती, पर आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। और जो एंड में इक्वेशन बन रही है आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पिछले एग्ज़ाम में भी पूछ रहे थे कि आपके जो आरसी सर्किट की इक्वेशन नहीं दी हुई, तो आरसी की सर्किट हमने इक्वेशन को पूरा ड्राइव किया था एक क्लास के अंदर। तो ड्राइव करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम आपको जो आखिरी इक्वेशन बनती है वो पता होनी चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले कम से कम इलेक्ट्रिकल कोर्स में 1-2 कोर्स में पहले भी पढ़ के आए हैं, कोर्स में आपने फिर पढ़ी है। तो वो एंड वाली इक्वेशन फिलहाल आपको याद होनी चाहिए कि वोल्टेज कैसे बिहेव करता है और वो कैसे आप उसको स्टडी करते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस करें। और जो दूसरा आपको टास्क दिया हुआ है, और जो उससे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, एंड में प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। तो आपको काफ़ी उससे आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है उसकी तैयारी होगी आपकी, और आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप। कोई क्वेश्चन है तो सर कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के एंड में जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप सारे सॉल्व करें खुद से। उसमें स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक से भी एग्जाम्पल है, उसमें डायनामिक के भी हैं। तो आप सारे खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 6 या 7 है। तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने के लिए या किसी तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस तरह के आते हैं। उससे उसके अलावा जो उसके चैप्टर के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप ज़रूर खुद से सॉल्व करें, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें जी। हेलो